हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज इन 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 9, जिनका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि पार्ट 1 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, पहले पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि परिवहन किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे किसी वस्तु हो या किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की प्रक्रिया जो होती है ना, वो परिवहन कहलाती है। क्रिया को परिवहन कहते हैं। और परिवहन के लिए हमें अन्य प्रकार के साधन की आवश्यकता होती है। और परिवहन के कुछ साधन का भी हमने विस्तार से चर्चा किया था, जिसमें हमने देश की सबसे प्रमुख परिवहन व्यवस्था सड़क का हमने चर्चा किया था कि हमारे देश में सड़कें किस प्रकार की हैं। नहीं, तो हमने देखा कि हमारे देश की जो सड़कें हैं ना, उसको कुल 4 भागों में बांटा गया था, जिनमें था एक राष्ट्रीय महामार्ग, राष्ट्रीय मार्ग सॉरी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इसके अलावा हमने रेल लाइन की भी चर्चा की कि हमारे देश की दूसरी बड़ी व्यवस्था है रेल, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के थाने के बीच में चली 34 किलोमीटर की यात्रा सबसे पहले थी। लगातार विस्तार करते गए और हम एशिया में नंबर 1 और विश्व के दूसरे नंबर पर हम लोग रेल व्यवस्था में हम लोग हैं। इसका भी हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे। और इसके अलावे भी हम लोग अन्य प्रकार के जो यातायात के कुछ साधन थे, उसका भी चर्चा किया था। तो आज चलेंगे हम लोग पाइपलाइन से पढ़ेंगे कि पाइपलाइन क्या है। तो आज हम लोग विशेष जो पाइपलाइन है, इसके अलावे जल परिवहन है हमारे यहाँ, इसके अलावे और सारे हैं, इनकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। बस करना क्या, आपको ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा एक ही वीडियो में। अच्छा, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पाइपलाइन क्या है। देखिए, हमारे देश में ना जो सड़क लाइनें हैं, जो सड़क यातायात है, जिनमें हम लोग बस, ट्रक और रेल इत्यादि की चर्चा किया, इसके अलावा पाइपलाइन भी हैं, जिसके पाइपलाइन से हम लोग किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अच्छा, इसमें ले जाते हैं किस चीज को, तो मूल रूप से जल। इसके अलावा वहां पर हम ले जाते हैं तेल, गैस और ठोस पदार्थ को भी ले जा सकते हैं। लेकिन कैसे, तो उसे तरल रूप में बदल कर। ठोस पदार्थ तो जाती नहीं है, लेकिन उसको ले जाने के लिए उसको पहले तरल रूप में, घुलनशील रूप में बदलना पड़ता है, तब ले जाना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से पाइपलाइन का उपयोग किसके लिए होती है, तो जल के लिए होती है, तेल के लिए होती है और प्राकृतिक गैस के लिए होती है। जैसे एक सोचना, थोड़ा सा गौर करना, अभी हमारे बिहार में नीतीश जी का एक योजना है, 7 निश्चय योजना, नल जल योजना। जल टंकी कहीं और लगी है, नल का आपके घर के किचन तक चला गया है। नहीं, आपने सोचा कभी कि वो कैसे जा रही है, तो वो पाइपलाइन के माध्यम से जा रही है। वही पाइपलाइन है, बस शर्त क्या है कि अपने यहाँ जो पाइपलाइन बनी है वो काफी छोटी है, पतली वाली है। लेकिन वही पाइपलाइन जो है, जहाँ पर प्राकृतिक गैसें या अन्य प्रकार की जो तेलें हैं, प्राकृतिक तेल, उसको लाने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे देश में हुआ कि असम के जो नरकटियागंज है, वहां पर से तेल निकाला गया और उसको बरौनी लाना था। तब बरौनी लाने में थोड़ा सा क्या हुआ कि ऐसे सड़क से यातायात से लाते थे तो थोड़ी ज्यादा खर्च होती थी। तब पाइपलाइन बिछा दी गई प्रारंभ में। तब बरौनी तक तेल आने लगा अब पाइपलाइन के माध्यम से। इसके बाद धीरे धीरे उसमें और विस्तार किया गया, उसको ले गया कानपुर तक, ले गया है उत्तर प्रदेश कानपुर तक। यानी कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो ये प्राकृतिक गैस यानी जो असम से निकलती है तेल, वो बरौनी तक किसके माध्यम से आती है, पाइपलाइन से आती है। इसी तरह से प्राकृतिक गैस, अभी देखे होंगे आसपास में कि गैसों का भी लाइन बिछ गई है। अब घर में जो हम लोग खाना बनाएंगे वो गैस से ही बनाएंगे ना। अब वो गैस कहाँ से आएगी, सिलेंडर से नहीं, वो पाइप के माध्यम से आएगी। नहीं, इस तरह से आप समझ में आ गई बातें कि पाइपलाइन क्या है। अब देखिए, अब इसकी खासियत क्या है, सो देखिए, ध्यान देंगे इसकी खासियत क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो खासियत रहती है, समझना, थोड़ा सा गौर करना, कि ये काफी सुरक्षित साधन मानी जाती है। और एक बार बिछाने में जो खर्च लग जाती है, उसके बाद यातायात में कोई ज्यादा खर्च नहीं होती है, बहुत ही सस्ता होता है। पहले बिछाने में खर्च लगता है,
लेकिन बाद में ये सस्ता हो जाता है, सुरक्षित भी है, किसी तरह की कोई दुर्घटना होने की अधिक संभावनाएं नहीं रहती है। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में एक शब्द और आता होगा कि सर आसाम से बिहार आई, दो राज्यों को पार करके आई, अगर रास्ते में कहीं उस लोहे की जो पाइपें हैं वो फूट जाए तब क्या होगा? देखो, फूटने के बाद ना पता चल जाता है, उसका एक यंत्र होती है जिसकी सहायता से उससे पता चल जाता है कि ये किस क्षेत्र में बाधित हो चुकी है, फिर उसे ठीक कर लिया जाता है। हाँ, थोड़ी सी कठिनाइयां होती है, लेकिन बहुत सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, धरती से पाइप, गैस पाइप ले जाते हैं तो वो भी सुरक्षित माना गया है। जगह जगह जिस पाइप क्षेत्र से ले जाया जाता है ना, उस क्षेत्र में ना बोर्ड लगा दिया जाता है कि इस लाइन से गैसें बिछी हुई है, यहाँ पर ज्यादा खुदाई करना कानूनन अपराध है। आप कभी जाएंगे इस मुसरीहारी, तो मुसरीहारी से जब हम लोग सरायरंजन वाली रोड में आते हैं तो देखिएगा वहां पर बहुत जगह ना एक गैस का पाइप लगा हुआ है, उसका सिंबल लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि इस लाइन में गैस पाइप बिछी हुई है, आप इसमें खुदाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि वो क्या है, सुरक्षित माना जाता है, वहां पर लोग इस तरह से काम करते हैं। चलिए, तो समझ गए। हमारे देश के प्रमुख पाइपलाइन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पर है डिगबोई बरौनी कानपुर। पहले तो बरौनी तक थी, अब कहाँ तक ले गई है, कानपुर। फिर उसी तरह से बरौनी हल्दिया पारादीप, इसी तरह से अंकलेश्वर कोयली, बॉम्बे हाईरी कोयली इत्यादि, यानी बहुत सारे जो है हमारे यहाँ पूछता, इसे पूछता नहीं है, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं जल मार्ग की तरफ। तो पहले देखिए हम लोग सड़क यातायात, उनमें एक रेल और एक सड़क। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे जल मार्ग के बारे में। देखिए हमारे देश में ना जल से यातायात होती है, माने जल से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी चले जाते हैं। अब जल मार्ग में जो है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक आंतरिक जल मार्ग और एक समुद्री जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग का मतलब हुआ कि देश में जो नदियां हैं ना, इन नदियों से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, और जो समुद्री हैं उससे हम लोग विदेश की यात्रा करते हैं। जैसे भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ पश्चिम बंगाल हो गया, सॉरी बंगाल की खाड़ी हो गई, दूसरी तरफ हो गया हिंद महासागर, तीसरी तरफ हो गया अरब सागर। तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो हम लोग समुद्री यात्रा करते हैं उससे। तो हमें विदेश की देशों का अगर व्यापार करना होता है तो हम लोग सड़क मार्ग से कम करते हैं, जल मार्ग से ज्यादा करते हैं। और सब देश यही करता है, ये हम भारत ही नहीं, सब देश यही करता है। अब भारत की बात रही, कुछ आंतरिक जल मार्ग हैं, वो क्या है? तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनमें सालों भर पानी रहती है, तो उसका उपयोग ना हम लोग यातायात के रूप में करते हैं। जैसे देखिए हमारे जो जल मार्ग हैं, तो जिसमें नौका गम्य मार्ग है, नंबर 1 पर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है 1620 किलोमीटर का यात्रा। कहाँ कहाँ? तो इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखिएगा, ये भारत की सबसे नंबर 1 आंतरिक जल मार्ग है, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा जल मार्ग है सदिया से धुबरी तक, ठीक है, जो 891 किलोमीटर जाती है। इसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं जिनमें गंगा है, सरयू है, हुगली नदी है, इन सारी नदियों से हम लोग यातायात करते हैं। लेकिन एक शब्द और आता होगा कि सर हम तो आज तक कितना दिन गए हैं गंगा, गंगा तो स्नान करने की जाते ही है, लेकिन कभी हमने कोई नदियां में नाव चलते ही देखा ही नहीं। छोटी छोटी नावें चलती है, लोग मछली पकड़ने के लिए, एक उधर से घास लाने के लिए, ये सब का उपयोग करते हैं। बड़ी नावें चलती नजर नहीं आई कभी आज तक हमें। ये बात फिर हो कैसे गया, हम नहीं समझ पाए। देखो मेरे भाई, बात सही तुमने बताया कि हमारे देश में ना नदियां हैं, जो उत्तर भारत की नदियां हैं ना, वो नदियां हैं, पानी भी रहती है, लेकिन इसमें नावें नहीं चला करती है। नाव का मतलब बड़ी बड़ी जो यातायात की नाव है वो नहीं चलती है। इसका मेन रीजन क्या जानते हो? कि नदी की गहराई कम है। नदी में पानी है, नदी की गहराई कम है। और साथ ही साथ क्या हुआ, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं ना सब कटाव करती है और जलोढ़ मृदा लाती है, तो अपने पेंदी में भी कचरा जमा कर दिया है, तो उसका पेटे भर गया। तो नौवा जो चलेगी ना, तो पानी कहीं कहीं पर क्या है, उबला उथला जगह है, बस जाके फंसी जाएगी नाव। गहरा रहेगा तब ना जाएगी भाई। इसीलिए उत्तर भारत की जो नदियां हैं, नदियां बहुत है, लेकिन इसमें ना गहराई कम होने के कारण नौवा चल भी नहीं करेगी। कम होने के कारण कहीं कहीं पर मिट्टी और भरा हुआ है, पूरा फंस जाएगी, एकदम जाएगी कि नौवा फंस जाएगी, तो कैसे चलेगी, दिक्कत होगी। इसीलिए नाव नहीं चलती है। तुमने गंगा गया होगा लेकिन देखा नहीं होगा, गौर करके देखना, कभी गंगा जाके देखना। अभी तो मान लो पानी का समय है,
तो तुम्हें ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब कम पानी होगी, जैसे बैसाख का दिन होता है, और उस समय जाके देखना गंगा में, तो कहीं कहीं ना तुमको लगेगा कि मिट्टी सूखा हुआ है। हाँ, वहां पर तो कुत्ता दौड़ रहा है ऐसे पनिया में ऐसे करके, बीच बीच में सूखा नजर आएगा, ट्रैक्टर चलते नजर आता है। हम लोग गए थे कोनहारा घाट में एक बार, तो देखे थे कि नौवा पर बड़ी बड़ी नाव पर ट्रैक्टर लोड कर लिया, ऊपर जाके उतार लिया बीच गंगा में, उधर भी पानी इधर भी पानी, चारों तरफ पानी, उतार दिया और ट्रैक्टर हल जोत दिया। तो हम पूछे कि भैया हो कोयले तो इसमें तरबूज रोपेगा? हाँ, बीच सूखा में। जो लोग वहाँ के थोड़ा सा होते हैं ना दबंग लोग, वो लोग अपना गंगा के सूखल बराबर में बड़े बड़े मैदान और उसमें अपना खेती कर रहा है। जो ही दिन में खेती हो जाएगी, पानी आ जाएगा तो बाढ़ गल जाएगी, बह जाएगी, वो अलग सी बातें हैं। अब उसमें लगा क्या उसको, गंगा का मिट्टी है, ये है, ट्रैक्टर लगा जोत दिया, अरे जो ही हो गया सो गया। वो जानता है कि जब तक पानी आएगी तब तक तो तैयार हो जाता है फसल हमारा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब बताइए उबला है तो कैसे जाएगी, नवा तो फंस जाएगी, पानी को गहराई चाहिए। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, सॉरी सब्जेक्टिव में, कि उत्तर भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इसका उपयोग यातायात के रूप में क्यों नहीं होता? तो मेन कारण यही है कि गहराई कम है इसका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये समझ गए कि हमारे देश में बहुत सारी नदियां। अब समुद्री जलमार्ग देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ना इसमें विशेष ध्यान दिया गया। अब कहिए सर नदी यातायात से क्या फायदे हम? नदी से भाई कभी नौवा डूब जाए, बहुत बहुत सुनते होंगे, वो टाइटन जहाज थी, हाँ टाइटेनिक, वही वह, अब वो डूब गई, कितना लोग मारे गए होंगे अंदाज करिए, और कितना पूंजी लगा होगा उसको। अरे भाई, लेकिन सबसे सस्ता साधन ही माना जाता है, यातायात का सबसे सस्ता, खास करके सामान ढोने के लिए ना इसका ज्यादा उपयोग होता है, यातायात के लिए कम और सामान ढोने के लिए इसका भारी से भारी सामान को भी लोड कर लेते हैं। और इसमें ना मतलब खर्च बहुत कम होता है, ढुलाई खर्च। जैसे सड़क पर जाओगे, रेल से जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, और पानी के जहाज से जाओगे, तो सबसे सस्ता कौन? अच्छा, काहे होता है सस्ता? हमें खर्चा कम लगता है क्योंकि इसमें ना घर्षण कम होता है, इसमें घर्षण कम होता है, यातायात आसान हो जाता है। हाँ, डूबना वो अलग सी बातें हैं, हवाई जहाज नहीं हो जाता है, और रेलवे ना टकरा जाता है, तो वो सब तो अलग बातें हैं। लेकिन इसमें ना घर्षण कम होता है, पानी पर तो उसको चलना है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। हाँ, नावर ना हम लोग लाठी से खेप लेते हैं, बड़की बड़की जहाज तो मशीन से चलती है, डीजल तो खर्च कर तो होता ही होगा उसमें, नहीं, लेकिन फिर भी कम, बहुत कम, कोई दिक्कत। तो यातायात का सबसे अगर सस्ता साधन पूछा जाए तो, ठीक है ना, हमारे भारत में 70% माल इसी से ढोया जाता है, याद रखना, मैंने समुद्र मार्ग से, जैसे विदेश की वस्तु लाना हो, ले जाना हो तब। और देखिए हमारे भारत के प्रमुख जो बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, जिनमें याद रखेंगे, कांडला है गुजरात, मुंबई है महाराष्ट्र, मरमगाओ गोवा, कोचिन तुतिकोरिन इत्यादि हमारी इसकी प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक और चीज हम लोग यहाँ पर ध्यान दिए कि नहीं दिए? नहीं है, चलिए ध्यान देते हैं आगे। अब चलते हैं हम लोग वायु मार्ग की बात करते हैं, कि हमारे देश के कुछ वायु मार्ग हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, वायु मार्ग हम लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इससे सामान नहीं ढोया जाता है। हाँ, सामान कौन ढोया जाता है? जो महंगा वाला है या शीघ्र खराब होने वाला है वो। क्या? क्योंकि यातायात का सबसे तेज अगर साधन है तो क्या है वो? वायु मार्ग। समय बचत करने के लिए हम लोग वायु मार्ग का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा ही महंगा होता है, लेकिन खर्च इसमें एक बार ज्यादा इसमें नहीं होता है। मतलब यातायात का ये सस्ता नहीं है, महंगा साधन है, लेकिन सुरक्षित और शीघ्र पहुंचाने वाला, यानी समय की बचत करने वाला साधन होता है। कौन? वायु मार्ग। ये समझ गए? अब इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो समय की बचत के लिए, दूसरा कोई महंगे सामान हो उसको ढोने के लिए, या जो जल्दी से खराब होने वाली है उसको। जैसे आप दिल्ली जाएंगे ना या मुंबई जाएंगे, तो दिल्ली और मुंबई में किसी भी जो सामानें हैं जो ज्यादा जल्दी खराब होती है, उन वस्तुओं को ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या अतिशीघ्र यात्रा करना है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तब वायु मार्ग समझ गए। अब हमारे देश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनकी चर्चा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए, मुंबई हवाई अड्डा का पहले नाम था शांता कुंज। मुंबई में जो एक हवाई अड्डा है उसका पहले क्या नाम था? शांता कुंज। लेकिन बाद में उसको बदल करके रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मुंबई के हवाई अड्डा को क्या कहते हैं? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोई दिक्कत? इसी तरह से चेन्नई में एक हवाई अड्डा है जिनका नाम है मीनाम्बकम। मीनाम्बकम पहले थी, लेकिन बाद में उसको चेंज करके रख दिया गया चेन्नई हवाई वायुपतन या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। दिल्ली के हवाई अड्डे का पहले नाम था पालम, जगह का नाम था, इसलिए पालम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाम उसका चेंज करके कर दिया गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसी तरह से कलकत्ता का नाम था दमदम हवाई अड्डा, जिसको चेंज करके कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय वायुपतन या हवाई अड्डा। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, हमारे देश के 4 महानगर, चारों महानगर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सबसे पहले दिल्ली तो इंदिरा गांधी, मुंबई तो छत्रपति शिवाजी, कलकत्ता तो सुभाष चंद्र बोस, और चेन्नई तो चेन्नई। हाँ, एक चीज और, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के पटना में एक हवाई अड्डा है, उसका भी नाम याद रखिएगा, पूछता है। उनका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये 5 को तो याद ही रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देंगे कोई ना कोई आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, पूछे जाएंगे कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण। अच्छा, दिल्ली के हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी। ठीक है ना, कलकत्ता हवाई अड्डा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इस वायुयान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे देश में सबसे पहले 1911 में पहली वायु डाक सेवा शुरू की थी। पहली वायु डाक सेवा शुरू हुई थी, यानी हम लोग डाक जो ले जाते हैं आते हैं, वह सबसे पहले कब शुरू हुई? तो 1911 में डाक डाक को ले जाना। इसके अलावा 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने अपनी जहाज उड़ाकर यात्रा पूरी की थी, यानी हमारे भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जे.आर.डी. टाटा यानी जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली उड़ान भराई थी, यानी कि उन्होंने अपनी जहाज चलाई थी सबसे पहले। ठीक है, अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो चलाती है अपना अपना, बहुत आदमी जहाज खरीदे, हम भी खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब जहाज भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास पूंजी है तो खरीदिए। हम भी सोच रहे हैं खरीद लेंगे एक आध को, अब भाड़ा लगाएंगे अपना। अरे कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे छत क्या है, वहीं हवाई अड्डा पर उतारेंगे, कौन दिक्कत है? खर्चा लेगा वो, सरकार क्या लेती है? खर्चा लेती है। क्या बस स्टैंड में बस जाता है कि नहीं जाता है? कोई हम रोड पर चलाते हैं तो रोड हमारा थोड़ी है, सरकार का है। उसका क्या देते हैं? उसको टैक्स देते हैं। क्या आज जिस समय भाड़ा हम कर लेते हैं ट्रक बस, उस समय तक हमारा ना है भाई, भाड़ा कर लिए तो क्या है कि नहीं? उसी तरह से हम लोग जहाज भी खरीद सकते हैं। चलिए, खरीदते हैं लोग। अब देखिए, 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण किया गया, मैंने देश को राष्ट्रीय घोषित कर दिया। किसको? वायु जहाज को। अब चलते हैं, इसके अलावे 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस बनाया गया था, यानी पहले थी जो भारतीय वायु सेवा जो थी उसका नाम रख दिया गया इंडियन एयरलाइंस। अब देखिएगा, जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं उसमें लिखा रहता है इंडियन एयरलाइंस लिखा रहता है, पीछे जो पुछड़ी रहता है तो वो लटके ना करके टेढ़ा भेल, और हमें देखे ना लिखा रहता है ना, या इंडियन एयरलाइंस लिखा रहता है पूरा में। इसका मतलब है कि हमारी भारतीय रेल को अति सॉरी वायु मार्ग को क्या नाम रख दिया गया है? इंडियन एयरलाइंस। कब? 8 दिसंबर 2005 से इसका नाम चेंज हो गया है। इसका उपयोग क्यों करते हैं समझ ही गए। चलिए, इसका सैनिक काम में भी इसका उपयोग होता है। देखे होंगे कभी कभी टेलीविजन में, मोबाइल में, नहीं देखे होंगे कि दो गो अथी वाला, क्या कहते हैं, पंखी वाला, एक के बार आदमी सैनिक सैनिक को ले जाता है और ऊपरे से मुंह खोल देता है, धड़ाक धड़ाक कूद जाता है, सेना सब निकल जाता है। और दुर्गम स्थानों में भी कहीं कहीं ले जाना होता है तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? वायु मार्ग का उपयोग करते हैं। तो वायु मार्ग हमारे यहाँ बहुत जगह है जिनमें दुर्गम स्थान तक। चलिए, अब चलते हैं मूल रूप से दुर्गम स्थान जाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हेलीकॉप्टर सेवा का। बड़ी बड़ी जहाजें नहीं जाती है, क्योंकि देखिए उसके लिए ना बहुत बड़ी रनवे बनाना होता है जहाज को उड़ने के लिए, और फिर उसको उतरने के लिए उसकी बड़ी बड़ी जहाजें, मतलब रनवे होता है, क्योंकि जहाज में पहले दौड़ती है। क्या चक्का देखे है ना, चक्का उसका बड़का रहता है, बड़का उतना बड़का, हाँ, ट्रक कार वाला जो चक्का रहता है वैसे रहता है चक्का। ऐसे उड़ती है तो लगता है कि इतनी को तो जा रही है ना, लेकिन चक्के रहता है उसका बड़का बड़का को, और उस चक्का पर खड़ा होकर के आदमी पूरा तौर में आराम से घूम टहल सकता है, इतना बड़का चक्का रहता है। तब आराम से जो है वो दौड़ती है ऊपर, और दौड़ने के बाद उड़ती है। इसका मतलब है कि उसका बहुत बड़ा जगह होना चाहिए ना। जानते हैं पटना में जो हवाई अड्डा है उसको हटाने की बात चल रही है, इसलिए क्योंकि पटना हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां पर बगल में ही है चिड़ियाखाना, और चिड़िया उड़ती है,
आए दिन सुनते हैं घटना हो ही चले, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में घटना हुई है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि बर्ड अटैक की संभावना है। कुछ दिन पहले पटना में भी हुआ कि जैसे ही हवाई जहाज जो है उड़ी, आकी एगो चिड़िया उसके इंजन में जाके फंस गई ना। वो तो समझिए कि उड़ी थी, एक इंजन काम कर रहा था, फिर वापस वो लैंडिंग किया गया वापस इमरजेंसी नहीं, तो कहने का अर्थ जान बच गई। इसीलिए यहाँ से विचार किया जा रहा है कि इसको हटा करके और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, एक जगह है बिहटा नाम से जगह है, तो बिहटा भेज दिया जाएगा हम लोग। हाँ, बिहटा, एगो बिहट होता है, एगो बिहटा है, तो बिहटा में भेजने की। वहाँ भी हवाई अड्डा है, लेकिन वहाँ पर हवाई अड्डा अभी मतलब ई वाला नहीं है, बड़का वाला, वहाँ पर ले जाने की योजना है। अब वहाँ पर ले जाना है ना, तो उधर में कुछ जमीनें हैं जिसका विवाद चल रहा है, जिसके कारण वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ जाया जाएगा। तो वो जगह ना बहुत अभी खाली है। हम लोग गए थे एक बार, एमबीए का एग्जाम था तो गए थे वहाँ पर, देखे तो वहाँ पर मतलब बहुत फाका है। और वहीं पर एगो शेर भी कुछ दिन पहले निकला था स्कूल में। हाँ, रात में ना कैमरा लगा नहीं होता है, तो कैमरा में देखा गया कि भाई शेर है उसमें घूम रहा है। हाँ, बहुत दिन स्कूल बंद रहा था 2-4 दिन, पता ही नहीं चला कहाँ गया वो। कैमरा में तो दिखा गया, और उसके बाद वो अपना रात में किधर से किधर चल गया, तो सब एकदम हड़ताल कर दिया गया, मतलब बच्चा लोग कभी अटैक कर दे कहीं, तो इसीलिए। तो कहने का अर्थ है कि वो अभी जगह खाली है, वहां पर ऐसा किया जा सकता है, और वहां पर जब बन जाएगी ना तो सुरक्षित हो जाएगी। चलिए आइए किताब की ओर। तो हेलीकॉप्टर सेवा क्या है समझते हैं। देखिए, 1985 में कम दूरी तथा दुर्गम स्थान पर हवाई सेवा देने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। देखिए, कम दूरी जाना हो तब, या दुर्गम स्थान में जाना हो तब। अब जैसे मान लीजिए हमरा कोनो पहाड़ पर उतारना है, तब पहाड़ पर कैसे हवाई जहाज उतरेगी क्या? वहां पर फिर हवाई अड्डा बनाना ना होगा। तो इसीलिए किसका शुरू किया गया है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा। अब देखिए कब, 1985 में। अब इसका नाम समझ गए। इसका मुख्य काम क्या है, तो बॉम्बे हाई के तेलकूप और स्थलीय भाग के बीच संपर्क स्थापित करना। माने ये जो है ना मुंबई हाई जो दिख रहा है ना, नहीं समझे। देखिए, मुंबई तो धरती इधर है, ध्यान देंगे, धरती इधर है, 160 किलोमीटर अंदर जाकर के क्या मिला है, तेल। वहां पर बनाया गया है एकदम मंच जैसा प्लेटफॉर्म, और उस पर तेल निकाला जाता है। तो वहां से आदमी को यहाँ ना लाना है, यहाँ से लेकर के वहां जाना है। तो नावार का उपयोग कम होता है, किसका उपयोग होता है वहां पर, हेलीकॉप्टर का। जो कर्मचारी लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, बस सुबह उठाया यहाँ से, उसको हेलीकॉप्टर में बिठाया और ले जाकर के वहां उतार दिया, अपना ऑफिस में चल गया। फिर वहां से शाम में उठा चलाया, तो हेलीकॉप्टर से वो लोग यात्रा करते हैं ज्यादा करके। ठीक है, समझ गए। तब बम्बई हाई के तेलकुप और स्थलीय भाग के बीच संपर्क स्थापित। इसके अलावा दक्षिण भारत के चेन्नई के विषम संरचना क्षेत्रों में उड़ान भरना। और अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग अपने गांव में नेता लीडर लोग ना, अख्तियारपुर स्कूल पर उतारना है, अहमदपुर में उतारना है, घंसारा में उतारना है, किधरों उतारना है, बगले में नाचते 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 एक आके धीरे से ना बैठ जाती है। नहीं, हम लोग तो जाते हैं नेताजी को कम देखे हेलीकॉप्टर देखे ला जाते जाते हैं, नेताजी उन्हें अपने चिचिया रहे। आप लोग भी करने जाते हैं, इसका मतलब सब आदमी का विचार एक ही है। हाँ, चलिए, अब हम नहीं जाते हैं, पहले जाते थे। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वर्तमान में याद रखिएगा पवन हंस कितने हैं, पवन हंस के पास 47 हेलीकॉप्टर हैं। ऐसे और ज्यादा होंगे दूसरी दूसरी कंपनियों में, लेकिन पवन हंस जो अंतरराष्ट्रीय है, इतना समझ गए। अब आगे बढ़िए। एक ना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या समझते हैं। देखिए, हमारे देश में तो वायु सेवा शुरू कर, ये तो सरकारी सेवाएं है ना, सरकार इसकी देखरेख करती है। एगो तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा समझ गए, इसके अलावे अन्य अन्य जगहों पर हवाई अड्डा बन रही है, इसी को कहते हैं ग्रीन फील्ड। सरकार कह रही है कि जब सब जगह तो हम बराबर हवाई अड्डा बना नहीं सकते, अब क्या करती है, सब जगह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ निजी कंपनियां जो होती है उसके माध्यम से, या सरकार अपनी सुविधा से छोटे छोटे जगहों पर भी हवाई सेवा उपलब्ध कराए। इसलिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाई जा रही है। समझ में आई बात है। जैसे मान लीजिए अपना जैसे सरायरंजन हो गया, सपोज समझिए, मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, पारा मेडिकल कॉलेज बनने वाला है कि नहीं, रेलवे स्टेशन खुलने वाली है, सब कुछ खुल जाएगा नहीं, तो एगो हवाई अड्डा भी होगा कि नहीं होगा, तब है ना हम लोग आगे जाएंगे कहीं कहीं। मान लीजिए हम लोग सब डॉक्टर इंजीनियर हो जाएंगे, तो हम लोग बस ट्रक में जाएंगे, हवाई जहाज से चलेंगे। सुनिए ना, तो अब सरकार यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, जैसे कोई बड़ी कंपनियां, मान लीजिए अपने यहाँ का कोई कंपनी रखिए, जैसे हमारी कंपनी है सखी सहेली, वो कंपनी के पास पूंजी बहुत ज्यादा है, इस इलाके का सबसे बड़ा है, नहीं 78 बीघा तक जमीन अपना चौरे में है, नहीं है,
सुनिए, तो हमसे सरकार क्या कर लेगी, एक समझौता कर लेगी, कर ली कि भाई आप एयरपोर्ट बनाइए, यहाँ पर जितना भी मतलब लगेगा वो हम लोग देंगे, वो जहाज उतरेगी तो उसका पैसा हम लेंगे। मैंने समझिएगा कि हम एगो स्टैंड खोल दिए, सरकार का जहाज उतरेगा, पैसा हम लेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो ऐसी व्यवस्था हुई ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ये होता है, ये होता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना, सरकार जैसे, और देखिए जैसे अपने चलिए यहाँ पर, अरे सराय रंजन से उधर जो मोरबा जाते हैं, रास्ता में जो गोडाउन है, गेहूं वाला गोडाउन नहीं है, गेहूं और अनाज का गोडाउन, कौन जगह, हरसिंहपुर, हरसिंहपुर में वो क्या है, कोई एक निजी कंपनी बनाए हुए है, सरकार से टाई अप किए हुए, उसको वेयर हाउस कहते हैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, ताकि सब जगह हवाई सेवा उपलब्ध हो। सरकार सब जगह नहीं बना सकती ना, तो इसलिए क्या करते हैं, निजी कंपनियों को दे देती है कि तुम बनाओ, अपना भाड़ा कमाओ, ठीक है ना। करती है, धीरे धीरे हो रहा है। जिसमें देखिए यह हुआ 24 अप्रैल 2008 को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने के लिए, जिसमें नए स्थान पर नए सिरे से निजी और सरकारी भागीदारी से हवाई अड्डा बनाने का काम होगा। निजी और सरकारी भागीदारी माने दोनों का सहयोग से हवाई अड्डा बनेगी वहां पर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, और ये शुरू भी हुआ है कुछ जगह पर, जैसे देखिए हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसी आधार पर बनी है, और 10 से 15 बनाने की योजना है देश में, ज्यादा नहीं, क्योंकि हवाई अड्डा तो सब जगह बना देंगे, वो गंगारा बना देंगे, मधुपुर में, रायपुर में, तो होगा काम, नहीं ना होगा, बड़ा बड़ा जगह पर ना बनेगा, तब ना सब जगह बन क्या, तब पूरे देश में कितना बनाने की योजना है, 10 से 15 अभी, ताकि सब लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब ऐसे हम लोगों के यहाँ तो सुविधा ही है, सरकार का अपना सब जमीन है ही, जैसे दरभंगा में हो ही गया, मुजफ्फरपुर में हो ही गया, हमारे समस्तीपुर में एयरपोर्ट है कि नहीं, हाँ चालू नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट की जगह है, सरकार चाहेगी तो जब भी चाहेगी ना तो वहां बनाएगी, हम उसको अपना खरीदने की या भाड़ा लेने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी जमीनें हैं, और जहां नहीं है तहां पर वो अपने लेती है। चलिए आगे, तो हम पढ़ रहे थे अभी तक परिवहन की सुविधाएं, तब परिवहन में देखा हमने सड़क परिवहन, तब देखा हमने रेल परिवहन, फिर देखा हमने पाइपलाइन, फिर देखा हमने जल मार्ग और वायु मार्ग। इसमें किसी को दिक्कत, सब समझ गए? अब आगे चलिए, अब चलते हैं संचार। संचार हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, संचार हमारी क्या हो गई है, आधारभूत आवश्यकताएं। इसका महत्व परिवहन से कहीं अधिक है। अब काहे अधिक है भाई, तो इसलिए क्योंकि भूकंप, रेल दुर्घटना या युद्ध के समय में हम इसका उपयोग आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई सामान को, किसी चीज को या संदेश को ले जाना आना हो, तो हम लोग भूकंप के समय में नहीं जा सकते, भूकंप होगी, मकाने गिर जाएगी, पेड़े गिर जाएगी, पूरा यातायात बाधित हो जाएगी, तो हम लोग कैसे जाएंगे, बाढ़ आ गई कैसे जाएंगे, है कि नहीं। तब भी हमारा संचार चलते रहता है, संचार की सुविधाएं चलती रहती है, नहीं चलती रहती है। अब बाढ़ आ जाएगा तो क्या हुआ, मोबाइल चार्ज करेंगे और अपना काम करते रहेंगे, क्या, हाँ, ये होगा कि टावर वाला में जो पनिया घुस जाएगी तब कठिनाई होगी, टावर में अगर विद्युत रहेगी तो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी मशीनें तो ऊपर लगी होती है, नीचे बैटरी रहती है, विद्युत से अपना चलते रहेगा उसका टावर, और मोबाइल चलते रहेगा, छतरियों पर बैठल रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे खेसारी लाल वाला, की है कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि संचार हमारी चलती रहेगी ना, आप फोन कर लेंगे दीदी या अपना कहीं कहीं, क्या कि नहीं, कैसे है वहां से, आइए किताब की ओर, तो समझ में आए, संचार हमारी परिवहन से ज्यादा अच्छा है कि नहीं है। अब चलिए, आधुनिक संचार जो है ना, वो तो और तत्काल सेवा देता है, पहले जो संचार की सेवा थी वो तत्काल सेवा नहीं था, क्या, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटती थी, जैसे पटना में, दिल्ली में कोई घटना घटती थी, तो हम लोग तत्काल नहीं सुन पाते थे, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, है कि नहीं है, तब पता चलता था रेडियो में, समाचार पत्र में। उससे पहले समाचार पत्र था तो कल होकर के हमको मिलता था, तो हम लोग पढ़ते थे कि हाँ फलाना आदमी की मृत्यु हो गई, फलाना नेता, फलाना, नहीं ऐसे करके उसमें। लेकिन अब क्या है, मरने से पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित कर देता है मोबाइल में, एआई वीडियो बना देता है कि मर गया, कान में दुगो रुइया लगा देता है, नाक में दुगो रुइया लगा देता है, माला पहना देता है, अब बस बगल में श्रद्धांजलि दे देता है, अब बेचारे जिंदे हैं। कई बार अमिताभ बच्चन को तो ऐसे ही कर दिया गया, नहीं अभी वो जिंदा है, लेकिन कई बार घोषणा कर दिया गया, और खचरा सब एक आध गो रहता है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो तत्काल सेवा देता है, क्योंकि अभी दिल्ली में मरा, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपके मोबाइल में हाजिर हो गया है, आप देख सकते हैं कि फलाने आदमी, नहीं
तत्काल सेवा देता है। अब देखिए, संचार के कुछ प्रमुख साधन है, जिसमें डाक सेवा है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन, सिनेमा, मुद्रण, मुद्रण समझ रहे ना, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं नहीं होता है, ये सब। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ साधन है जो व्यक्तिगत है, कुछ संचार के साधन है वो व्यक्तिगत है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ही पास पहुंचती है। जैसे मान लीजिए हम चिट्ठी लिखे, आप भेज दिए किसी को, तो वही आदमी ना पढ़ता है, हमें लिखल रहता है ना उसका नाम, उसी आदमी को मिलता है, वो आदमी पढ़ता है कि नहीं? वो हो गया, व्यक्तिगत हो गया। इसी तरह से अब जैसे मोबाइल की बात है, संचार ये व्यक्तिगत है ना, फोन हमको कर दिया तो हम सुन गए, जान गए, तो ये हमारा व्यक्तिगत हो गया। इसी तरह से अन्य प्रकार के जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट भी क्या है, व्यक्तिगत है। जैसे हमारे फेसबुक है, तो हमारे फेसबुक पर जो कोई मेल भेजेगा वो केवल हम देखेंगे, हमारे जीमेल पर भेजेगा वो हम देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो इस तरह से कुछ अपना अपना अलग अलग है। तो ये जो है इंटरनेट है वो भी व्यक्तिगत है। लेकिन कुछ ऐसे साधन है ना, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो क्या है, जन संचार है। एक बार पब्लिश हुआ सब कोई जान गया, है कि नहीं? अब जैसे देखिए, रेडियो में कोई सूचना है, वो केवल हमरे लिए समाचार में दिया होगा कि राकेश जी सुनिएगा आप ही, नहीं, चैनल धराया और सब बीबीसी से सुन रहा है क्या? इसी तरह से टेलीविजन, फिल्म प्रदर्शन, ये सब क्या है, सार्वजनिक है, सार्वजनिक है तो जब सबके लिए हो गया तो जन साधारण या जन संचार, और जब व्यक्ति के लिए होगा तो व्यक्तिगत। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। अब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ एक क्वेश्चन कि कौन ऐसे साधन है जो सबसे सरल और सस्ता जन साधन संचार के? अभी के टाइम में है मोबाइल। अभी के टाइम में क्या है, मोबाइल है। पहले होता था समाचार पत्र, सब लोगों के पहुंच में थी। तब होता था रेडियो आया, रेडियो सब लोगों की पहुंच में आई, तो सब आदमी के घर में एगो रेडियो होता था। अब रेडियो है घर में किसी के हो? अच्छा, रेडियो इसमें आसपास में किसके पास है बताएंगे तो? जैसे देखिए, एगो रेडियो है, आज जिस दिन से मोबाइल आई है ना, वो तो कितना चीज को खा गई, समाचार पत्र को खा गई, रेडियो को खा गई, टेलीविजन को खा गई, टॉर्च को खा गई, घड़ी को खा गई ना, हमारा चैन शरीर को भी खा गया भाई। नहीं, मोबाइल की होता है कि नहीं? खाते रहिए, आहना ना करते रहिए भाई, सुतल रहिए, आहना ना करते रहिए। ये कौन बीमारी है भाई, समझ नहीं आ रहा है। मोबाइल, मोबाइल बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। सब लोगों को है, हम लोगों का, सब लोगों को ये कहानी, बच्चा से बच्चा, सियाना से सियाना। मिलता नहीं है इसीलिए, आपको मिलता नहीं है इसीलिए। अगर आपके हाथ में मोबाइल लगा तो आप चलेबे करिएगा, ऐसा बात थोड़ी है। आइए किताब की ओर, अब चलेंगे, सुनिए। अब हम जनसाधारण की एक और है, डाक सेवाएं। भारत में डाक सेवा शेरशाह सूरी ने शासन किया था, यानी हमारे देश में डाक की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी ने किया। इसके बाद आजादी के बाद लगातार इस पर विकास किया गया। 1947 में हमारे यहाँ कुल 23,000 डाकघर थी, डाकघर। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते यानी 2012 तक 1,54,000 डाक शुरू हो गई है। लेकिन बउआ रे, चिट्ठी यार आप कौन भेजता है? कोई भेजता है? सब बंद हो गया है। अच्छा, डाकघर का क्या काम होगा तब? कोई काम है क्या? हाँ, काम हो गया है। सर, सरकार ने उसको बदल दिया काम को। क्या कर दिया? तो कुछ बीमा इंश्योरेंस करवा दिया। जैसे अभी देखिए, अभी मोदी जी का एक बीमा है, जिनमें है उसको कहते हैं क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, 1 वर्ष से लेकर के शायद 5 वर्ष की लड़की को उसमें एडमिशन कराना है, मतलब उसका बीमा करवाना है। और उसके लिए 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जैसा जिस रकम है, ऊपर महीने आप जमा करिए। 1,000 अगर जमा करते हैं तो उसके उम्र के 18 वर्ष तक, 18 वर्ष के बाद जमा करना, 18 तक, 21 वर्ष में उसको शादी करनी है। मैंने पहले उम्र था 18 वर्ष शादी करने का, उम्र कर दिया है 21 वर्ष कर दिया है। 21 वर्ष बाद आप शादी करेंगे तो 6 लाख रुपए आपको मिलेगी। जबकि जमा होता है, अगर देखिएगा, अगर तो उसमें 1 लाख कुछ ही हजार जमा होता है। जो जमा किए हैं सरकार उतना मिला के दे दी। ये सुविधा कहाँ दिया है? डाक में दिया है कि भाई वो डाक वाला अपना कुछ बैठल रहे तो कुछ तो करे। आप पैसा भी आप निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बैंक की तरह। वहां भी डाक में खाता खुलाइए, पैसा निकालिए। तो इस सारे डाकघर में इस तरह की सुविधाएं दे दी गई है। भले अपने यहाँ डिजिटल नहीं हुआ अभी तक, नहीं, और लेकिन कुछ कुछ कागज पत्री आता रहता है।
तो ये सब सुविधाएं हैं। हाँ, डाक विभाग के आमदनी कम हो गया है इसी सब कारण। चलिए आ जाइए किताब की ओर। तो कुल हमारे यहाँ कितना भी है डाक? 1,54,000। औपनिवेशिक शासन काल में डाक सेवा सुनिएगा, जब अंग्रेजी शासन थी तो सबसे पहले 1766 में भारत में लॉर्ड क्लाइव ने डाक सेवा शुरू किया था, सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव 1766। इसके अलावे तो उससे पहले से शुरू किया था कौन? शेरशाह सूरी। तो उनका शासन खत्म हो गया, उसके बाद हुमायूं राजा बने, फिर अकबर राजा बने, उसके बाद डाक सेवा बंद हो गया। शुरुआत उनकी थी लेकिन ये सब बंद हो गया था। जब अंग्रेजी शासन काल आई तो 1766 में कौन? लॉर्ड क्लाइव। फिर 1774 में इसको आधुनिकीकरण किया गया, वारेन हेसिंगटन ने किया था कलकत्ता में इसका राष्ट्रीयकरण। भारत विश्व का सबसे बड़ा, सॉरी विश्व में लिखना था, यहाँ पर गलती हो गया है, क्या लिखेंगे? विश्व में सबसे बड़ा डाक विभाग क्षेत्र, याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ी डाक विभाग क्षेत्र भारत है। डाक में एक पिन कोड होता है, देखिए पिन कोड होता है, जैसे हमारा पिन कोड कितना भाई? अच्छा, इसका क्या मतलब है? 6 अंकों का पिन कोड। आपसे पूछेगा पिन कोड कितने अंकों का? पिन कोड कितने अंकों का? 6। अब इसका क्या मतलब? तो देखिए जो पिन कोड का पहला अंक होता है ना, ये जोन बतलाता है कि हम लोग किस जोन के हैं। जैसे 84, 85, 05 है ना, तब पहला जो अंक है 84 में 8, 8 हमारा जोन है, यानी कि हम लोग इस जोन में हैं, यानी उसको आप समझिए मुजफ्फरपुर जोन। ठीक है, यानी डाक को ना अलग अलग विभाग में बांट दिया गया, जैसे रेल को 17 जोन में नहीं बांटा गया था, उसी तरह से इसको भी जोन में बांट दिया गया है। पहला पिन कोड का पहला अक्षर क्या बतलाता है? हमारा जोन, की हम लोग किस, जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर जोन में पढ़ते हैं, तो मुजफ्फरपुर जोन का हुआ 8। मान लीजिए अगर जैसे हम लोग पटना जोन में अगर रहते हम लोग पढ़ते, तब पटना जोन का हो जाता 9। एवं उदाहरण की तरह, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर भागलपुर जोन में होते, तो हो सकता है कि हमारा पिन कोड शुरू होता 7 से, 74, 75, 74 ऐसे करके होता, ऐसे करके, यानी पहला अंक जो है, जैसे यहाँ पहला 8 है, पटना का हो जाता 9, भागलपुर का हो गया 7, है ना, तो ये जोन बतलाता है। पहला अंक क्या बतलाता है? हमारा जोन। अब चलिए दूसरा और तीसरा जो है पोस्टल जिला बतलाता है, यानी 84, 85। पहला तो 8 हो गया अब जोन, और तब 4, 8 यानी 48। 48 जो है वो क्या बतलाता है? हमारा जिला बतलाता है कि हम लोग समस्तीपुर जिला से हैं। ठीक है और चौथा, पांचवा और छठा डाक उपडाक को बतलाता है कि हम लोग किस उपडाक में हैं। जैसे 84, 85, 05 जो है, अंतिम वाला से 805 हुआ, 84, 85 नहीं 505, अंतिम वाला क्या हो गया? 505। ये हमारी क्या बतला रही है कि हम लोग इस उपडाक में हैं। जैसे आप हम लोगों का जो डाक है, तो उसका जो जोन है वो कहाँ पर है? क्या कहते हैं उसको? पुरुषोत्तमपुर हलवाई, इसको भाया कहते हैं, हम लोग नहीं कहते हैं, तो हम लोग इस जगह पर हैं। अब पिन कोड लिख देंगे ना 84, 85, 05, ठीक है ना, गंगसारा राकेश्वर, ऊपर से ऐसे लिख देना गंगसारा राकेश्वर, 84, 85, 05। बाकी कुछ लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो चिट्ठी ना पहले तो चलाएगा कहाँ? गंगसारा में हलवे में चलाएगा 84, 85, 05 में। फिर हमारे डाक वाले गए तो वहां से गंगसारा वाला चिट्ठी ले लिए, ठीक है ना, वहां जाएगा तो ना इतना तो वो खोल बनल रहता है, इतना तो वो रेक, तो गंगसारा वाला को उसमें रख दिया खोल में। हमारा डाक वाला गया तो उसमें से निकाल लिया, बोरा में उसको रख दिया चिट्ठी, ठीक है। अपने यहाँ आया तो गंगसारा राकेश सर, तो गंगसारा में पता लगाया कि राकेश सर कौन है, तो हम क्योंकि हम प्रसिद्ध आदमी हैं, हमको मिल गया। अब मान लीजिए कोई आदमी प्रसिद्ध नहीं है, तो उसको थोड़ा खोजने में दिक्कत होती है, नहीं होती है? मैंने बता रहे हैं जो प्रसिद्ध आदमी होंगे तब, आज जो प्रसिद्ध नहीं होगा तो दिक्कत होगा क्या? चलिए आप देखिए, आप वो सब बात नहीं करना है, मतलब बता रहे हैं, वो उदाहरण समझा रहे हैं। अब देखिए तार टेलीफोन सेवाएं, तार टेलीफोन सेवाएं। अब देखिए हमारे देश में ना टेलीफोन की भी शुरुआत हो गई। अब कब हुई तो सुनिएगा, भारत में टेलीग्राम सेवाएं, टेलीग्राम 1851 में आरंभ हुई, और 1881 में टेलीफोन कलकत्ता में शुरू हुई। पहले हुआ टेलीग्राम सेवा, तब हुई टेलीफोन सेवा, ठीक है। अब एगो पहले होती थी डाक में एगो तार सेवा, तो तार सेवा अब बंद हो गई है, याद रखिएगा। तार सेवा होती थी पहले किस में? डाक में। नहीं समझे बात को? जैसे देखिए मान लीजिए कोई आपातकालीन घटना घट गई, अब पहले चिट्ठी जानी होती थी, 15 दिन में दिल्ली पहुंचता, अब 15 दिन में संवाद आता। नहीं, अब मान लीजिए किसी आदमी को यहाँ मृत्यु हो गई, किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, और उसके परिवार, उसके बेटे और जो भी है वो रह रहे हैं दिल्ली में मान लीजिए,
कैसे संपर्क साधा जाए उससे। हाँ, ये होगा कि यहाँ के लोगों को तत्काल जो होगा दाह संस्कार तो कर ही देंगे, हम लोग नहीं कर देंगे, लेकिन उसके क्रियाक्रम में आना होगा ना जी। 12-13 दिन का टाइम लगता है, तो वो आवेगा तबे ना होगा। संपर्क साधने का कोई साधन ही ना हो तब कैसे जाएंगे। चिट्ठी जाएगी 15 दिन में जाएगी, तब तक क्रियाक्रम खत्म हो गया है। तो वैसी स्थिति में तार सेवा थी। तार मतलब होता था कि चिट्ठी हो गया, उसको ना डाक में जब गिराने जाते थे तो वहां पर एक पैसा देना पड़ता था, 10 रुपया 5 रुपया जो भी होता था उसका। वो चिट्ठी को स्पीड पोस्ट कर दिया जाता था कि मैंने आज गिराए, कल बीच परसों तरसों में वो पहुंच जाना है उसको। मैंने ज्यादा समय नहीं लगते, 15 दिन ऐसे धीरे धीरे में जाता था। वो होता था इमरजेंसी एक्सप्रेस, उसका पैसा खर्च किए तो वो एक्सप्रेस धर लिया चिट्ठी अपने मैंने, धर धरा के रेल से पहुंच गया कहाँ, दिल्ली, कल ये परसों में पहुंच गया, उसको मिल जाएगा। मैंने वो चिट्ठी रुकेगा नहीं, वो जल्दी जाएगा। इसको कहते थे तार सेवा पहले। अब वो क्या हो गया है, बंद हो गया, क्योंकि अब उसका उपयोग ही नहीं होता है, क्योंकि अब हो गया कौन सी सेवा, मोबाइल वाला सेवा, तो कौन उसका उपयोग करेगा, तो इसीलिए काम हो जाता है। तो तार सेवा हमारे यहाँ क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है ना, पहले होता था ऐसे, लोग जाते थे। चलिए, तो इतना समझ गए। अब चलते हैं, टेलीफोन सेवा भारत के एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा क्षेत्र है। हमारे यहाँ टेलीफोन जो सेवाएं हैं वह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का यानी विश्व में हम लोग दूसरे नंबर पर हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश में मोबाइल बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ मतलब 90.3 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन है। हमारे यहाँ कितना कनेक्शन है टेलीफोन कनेक्शन, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 2012-13 की बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग 25 में हैं, तो और ज्यादा हुआ होगा कनेक्शन, नहीं कर सकते। या अब देखिए वायरलेस उपभोक्ता कितना हमारे यहाँ, तो 87.33 करोड़, इतना करोड़ हम लोग हैं। अब तो और ज्यादा, ये तो 13 की घटना है, 13 की वायरलेस में, अब तो और ज्यादा कनेक्शन हो गया। खत्म हो गया होगा टेलीफोन कनेक्शन। टेलीफोन अब कौन यूज करता है, कहीं कहीं देखेंगे शहरों बाजार में हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो खत्म हो गया। पहले घर में लगा के रखता था, हम लोग जहाँ रहते थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वहां पर जिस रूम में हम लोग रहते थे, तो उस रूम में टेलीफोन लगा हुआ था, अथी वाला इतना वो रिसीवर लगा रहता था, नंबर डायल करके। तो वो रूम मालिक जो होते थे ना, वो बूढ़ा आदमी थे, तो वो डायरी एगो रखे हुए थे, डायरी में सबका नंबर रखे हुए थे। वो क्या बतियाते थे तो वो भगवान जाने, वो रूम में बैठ जाते थे, आ शाम के टाइम में रोज पर डे उनका काम था, शाम के टाइम में सबका डायल करके सबसे बतियाते रहते थे। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बतियाते थे वो बूढ़े आदमी। मतलब वो नंबर रखते होंगे रिश्तेदार अपना का, जब भी मैंने एजेड आदमी थे, उनका उम्र तकरीबन 70-75 से ऊपर होगा, और वो बतियाते थे। तो वो टेलीफोन सेवा था। अब कौन उसका उपयोग करता है, तब तो मोबाइल वाला जमाना हो गया है। चलिए, टेलीफोन सेवा समझ गए। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे, 1881 में कलकत्ता में पहली टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद 1874 में इसका थोड़ा सा और आधुनिकरण किया गया, सुधार किया गया। 1988 में इंटरनेट सेवा शुरू है, याद रखेंगे इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई है, 1988। इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, 1988 में इंटरनेट सेवा, ये जो हम लोग ईमेल फैक्स ये सब शुरू कर दिए हैं, तो ये सब कब शुरू हुई है, 1988। और 2000 में पहली अक्टूबर को भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की स्थापना हुई, 2000 ईस्वी में, यानी अभी 2025 है, 25 साल हो गया है किसका, बीएसएनएल कंपनी जो बनता है, जो सिम वाला बनेगा, उस सबसे पहले बनी है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी कंपनी आई, जैसे एयरटेल कंपनी आई, एयरटेल, तब फिर आइडिया कंपनी आई, वोडाफोन आई, वोडाफोन के बाद फिर आइडिया आई, फिर जियो आई, नहीं इससे पहले रिलायंस कंपनी थी, रिलायंस बंद हो गई तो जियो आई। ऐसे यूनिनॉर और हैच कौन कौन कंपनी थी, तो सब धीरे धीरे बंद हो गई। अब अपने यहाँ 3-4 गो कंपनी चलती है। नहीं, वोडा भी फोन बंद ही हो गया, वोडाफोन अपनी कंपनी नहीं थी, वो यूके की कंपनी थी, उन्हें बेच करके अब आइडिया के हाथ से चला गया अपना। ठीक है ना, टावर जितना उसका था, जितना सिम था, सब बंद करके अब हो गया है, आइडिया हो गया है वी आई, नहीं देखते हैं उसमें दिखाता है वी आई, यानी कि बोडा आइडिया। ठीक है, चलिए आ जाइए सुनेंगे। और 2013 में 15 जुलाई को डाक सेवा बंद कर दी गई, वही कौन कौन वाला, तार वाला डाक सेवा जो थी वो बंद हो गई है। अब चलते हैं रेडियो टेलीविजन और सिनेमा। देखिए रेडियो टेलीविजन सिनेमा जो है, ये सब तो मनोरंजन की चीजें हैं। हाँ, इसमें समाचार होता है, लोग समाचार सुनते हैं, लेकिन ये खास करके किसका उपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए ज्यादा। क्या अब तो मोबाइल से काम हो जाता है, जो मन है तो ना इच्छा वाला गाना,
इना के टिप देते हैं, अब बोल देते हैं हाँ सुनाओ खेसारी लाल का गाना, बस आ जाता है, नहीं आ जाता है। अब पहले रेडियो में ऐसा नहीं होता था, उसमें चैनल होता था, क्या है कि नहीं, चैनल धराना होता था। आज चैनल धरा के हम लोग आते थे ना स्कूल से जब बचपन में, तो वहां पर एगो राम प्रसाद पासवान जी थे, उन्हें लोकगीत भराते, 1:30 बजे में लोकगीत देता था। हाँ, हम लोग घर के मरैया के पीछे में खड़ा हो जाते थे आ गाना सुनते थे लोकगीत। हमको याद है राम प्रसाद पासवान था उनका नाम, उनके घर के बगल में। बुढ़ार तक उनका काम खत्म हो गया क्या आए, हमको नहीं याद है गाना उतना। पहले टेलीविजन में भी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करती थी, रंगीन टेलीविजन का तो कोई बातें नहीं, चर्चे नहीं। अंटीना होता था, बांस में लगाना पड़ता था ऊपर, हाँ ऐसे घुमाते थे, बिल्कुल रे, हाँ हाँ रह दे छोड़ते थे कि जा फिर खराब, गड़बड़ा गलो। हाँ एक आदमी पकड़ के घुमाते रहता, चैनल पकड़ते थे ना। लेकिन सरकार ने क्या किया है, उसमें सुधार किया, कहा कि इसे काम नहीं चलेगा। उस समय दुइये गो पहले तो क्यों धरता था नेशनल, जो उसका चैनल था, तब बाद में शुरू किया गया एक और ना, तब कुछ दिन उस पर मनोरंजन दिया, और ओरा में दे दिया खाली न्यूजे दे दिया, वो गड़बड़ हो गया तो उसको हटा दिया लोग, मतलब अब लगा दिया डीडी डायरेक्ट प्लस। नहीं, डीडी डायरेक्ट प्लस आया ना, तब तो समझिए कि एकदम टेलीविजन में तो उछाल आ गया, लोग तरह तरह का चैनल आ गया, और उनमें रिचार्ज वाला भी आ गया है, नहीं क्या में एयरटेल कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, और कौन कौन सा ना, टाटा स्काई, टाटा प्ले करके नाम से निकालती है, तो सारी कंपनी आ गई। अब उसमें रिचार्ज कराइए 300 का 200 का जो भी है, आराम से जो 1 महीना आराम से जो मन हुआ तो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन भी आ गया वो वाला, कौन वाला, वाईफाई वाला, और उसमें जो सर्च करना है सर्च करिए, और देखिए जो मैं टेलीविजन में भी आ गया है, जैसे हम वाईफाई लगाए हुए हैं, हमारी टेलीविजन जो है ना वाईफाई वाली है, तो वाईफाई जोड़ दिए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, रिमोट से, बोलने वाला सिस्टम नहीं है, बोल के नहीं बोलते हैं, रिमोट रहता है, आता हमारा ना बुझ नहीं आता है हमें, तो हम अपना उसमें रिमोट से टिप देते हैं, है कि नहीं, लिखा लिखा लेते हैं कोई अच्छा वाला कोई धारावाहिक या जो भी, यहाँ से टिप के सर्च कर देते हैं, एकदम लाइन से आ जाता है बहुत सारा, उसमें जो उनके सामने आया लेके नीचे आया, टिप दिए सामने, ओके कर दिए, बस वो शुरू हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि देखिए आधुनिकरण कर दिया, सब कुछ आधुनिकरण ना, तब टेलीविजन रेडियो और सिनेमा ये सब भी। अब देखिए अब बढ़कर हमारा यहाँ सुनेगा, आकाशवाणी पहले कितना था, 6 गो चैनल, कितना था कुल 6 गो, अब कितना हो गया 403, भर दिन देखते रहिएगा तो ये खत्म नहीं होने वाला है। और सब रेडियो चैनल को टेलीविजन से जोड़ दिया गया है, तो मनोरंजन का साधन हो गया। अब आगे बढ़िए, मुद्रण माध्यम से संचार है। आ रहा है, हाँ ध्यान दीजिए बजी। तो हम लोग मुद्रण मुद्रण से संचार देखते हैं। मुद्रण का मतलब हुआ समाचार पत्र। सबसे पहले 1780 में 1700 एक बंगाल गजट नाम का एक संचार शुरू किया, यानी कहने का अर्थ है पत्रिका निकालेगी, समाचार पत्र। उस समय अंग्रेजी जमाना थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे समाचार पत्र छपने लगे, पत्र पत्रिका छपने लगे। अब बहुत सारा हमारा जो नेता आदमी भी था, लेखक थे, वो अपनी अपनी विचार को आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र को अच्छा साधन माना। क्लियर है, जैसे देखिए अब हम अगर अपनी विचार को अगर सुनाएंगे, तो बहुत से ज्यादा 30 आदमी 25 आदमी 50 आदमी को सुना सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं। इससे ज्यादा 100 200 आदमी रहेगा तो हमारी बात नहीं सुन पाएगा, क्या सब बैठ जाए लाइन से तो सुन पाएगा, पीछे वाला को तो सुनाइए नहीं पड़ेगा, समझे नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे नेताजी आते हैं तो क्या लाउड स्पीकर, तब ना सुनेगा वो। चलिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब दूर दराज, जैसे मान लीजिए कोई समस्तीपुर में रह रहा है, कोई सरायरंजन में रह रहे हैं, तो उसको अपनी बात कैसे सुनाएं, अपनी बात को कैसे बताएं, तो समाचार पत्र पत्र पत्रिका का उपयोग किया गया। उस समय जो नेता थे वही करते थे, पत्र पत्रिका छाप लेते थे और उसको जनता में बंटवा देते थे। आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ लग गया था, अंग्रेज पर रोक लगा दी थी कि नहीं बुआ जी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि अब केवल अंग्रेजी में चलेगी, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, फिलहाल समझिए। तो इस 1780 के बाद ना बंगाल गजट समाचार पत्र हुआ, और उसके बाद लगातार छपाई शुरू हो गई। अब अभी भी हमारे यहाँ समाचार पत्र छप रही है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया जिस समय से मोबाइल आई है। पहले लोग हर लोग ना मैंने गाँव में भी समाचार पत्र खरीदते थे, 3.5 रुपया कीमत होती थी, अब तो शायद दामों कम गया है, 2.5 रुपया हो गया है। और दैनिक जागरण और कौन कौन नाम से आती थी, हिंदुस्तान। चलिए अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। तो संचार समझ गए, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
जब दो देशों के बीच वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो वस्तुओं मतलब हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं दो देशों के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। जैसे ऐसे सामान्य खरीद बिक्री हुआ तो सीधे हो गया कर नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अपने देश के अंदर हुआ तो आंतरिक हो गया। लेकिन जब हम लोग दूसरे देश के साथ, जैसे भारत है, चीन को सामान दिया, सामान से उससे लिया, तो ऐसी व्यापार क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें भाग लेती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। हम लोग साधारण आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जैसे रिलायंस कंपनी यहाँ अपने यहाँ की है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है। इसी तरह से और सारी कंपनियां तो हमारे यहाँ से क्या करती है, जैसे अभी देश की सबसे बने पूरे विश्व में, जैसे आप नेस्ले का नाम सुने होंगे, कैडबरी का नाम सुने होंगे, नहीं हिंदुस्तान लिमिटेड का नाम सुने होंगे, ये सब कंपनियां हैं, वो सब विदेश व्यापार करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, यानी विदेशी कंपनी ये सब। और वो हमारे यहाँ भी व्यापार करने आती है, हम लोग भी वहां से जाते हैं व्यापार करने के लिए, ये सब कंपनी है। आइए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यानी हम लोग देखिए, सब कुछ तो अपने यहाँ उत्पादन नहीं ना होता है भाई। हम लोग सब कुछ अपने यहाँ उत्पादन करते हैं? नहीं करते। कुछ यहाँ अपने देश में होती है, कुछ विदेशों में होती है उत्पादन ना। अब जो हमारे यहाँ होता है उसको नहीं होता है, उसके पास जो होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता है। यही हमारे देश में भी यही स्थिति है। गेहूं कहीं होती है तो कहीं चावल होती है, कहीं दलहन होती है, कहीं आलू होती है, कहीं दूध उत्पन्न होती है, कहीं मसाले होते हैं, और कहीं दवाइयाँ बनती है। तो इसीलिए ना आना जाना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दवा कहीं बना पाते हैं गाँव में, ये बनता है शहरों में कहीं ना कहीं उद्योग में। क्या बर्तन हम लोग बना पाते हैं? कि क्या है, शहरों में कहीं उद्योग में बनता है। वो बर्तन को, मसाले को, अथी दवाइयाँ को, कपड़ों को, ये सब को हमारे यहाँ गांव में आना जरूरी है नहीं, तो इसलिए हम लोग वहां से खरीद के यहाँ लाते हैं। और यहाँ का जैसे दूध है, अनाज है, सब्जियां हैं, ये सब गांव में होती है खेतों में, तो इस सब को शहर में जाना जरूरी है, तब ना वो लोग खाएगा नहीं, तो इसलिए व्यापार होता है। ठीक विदेश व्यापार भी यही कहानी है। कुछ हम लोगों को हमारे पास है तो हम उसको देते हैं, और उसके पास जो है वो हम लेते हैं, यही तो व्यापार है। अब चलिए, अब इसमें दो तरह की बातें हो, एक होती है निर्यात और एक होती है आयात। तो निर्यात क्या है सो समझिए। तो निर्यात का भेजना, जैसे हम कोई सामान भेजेंगे और उससे विदेशी मुद्रा लेंगे, ये कहलाता है निर्यात। जैसे हम लोग किसी की सामान देते हैं तो उसको देते हैं चाय, उसको देते हैं कॉफी, उसको देते हैं हम लोग कपड़ा, उसको देते हैं हम लोग लोहा, उसको देते हैं हम लोग कोयला, ऐसे करके हम लोग सामान बेचते हैं, नहीं देते हैं। अनाज जैसे मकई गेहूं हम लोग बेचते हैं, तो ये सब हो गया कौन क्रिया? निर्यात। और इसे विदेशी मुद्रा हम लोगों की आती है। अब चलते हैं, एक होती है आयात। तो आयात का मतलब हम लोग किसी से खरीदते हैं। जैसे हम लोग ना किसी देश से उर्वरक खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ जितना खेत में उर्वरक प्रयोग होता है ना, बनता नहीं है। बहुत सारे उद्योग हैं लेकिन फिर भी नहीं पूरा होता है, तो हम लोग खरीदते हैं। आप कभी जाएंगे वहां पर गोवा में, ठीक है ना, तो गोवा जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो है ना पानी की जहाज जो है, वो यूरिया, डीएपी, पोटास वो लेकर आती है लूज खुला, है ना। और उसको फिर बोरा में पैक किया जाता है, अपने यहाँ बोरा में पैक किया जाता है, फिर उसकी सिलाई की जाती है, फिर लोड करके अपने यहाँ भेज दिया जाता है। समझ रहे हैं बस। तो ये उर्वरक हम लोग विदेश से खरीदते हैं। इसी तरह से अन्य प्रकार के और सामान्य चीज हम लोग खरीदते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सामान है, मोबाइल है, और तो हम लोग विदेश से, तो उसको कहते हैं आयात। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ आयात जो है ना हम लोग निर्यात के लिए भी खरीदते हैं। मतलब नहीं समझे? जैसे देखिए, हम एक व्यापारी टाइप के हो गए, हमारे पास कुशल कारीगर है। जैसे जापान क्या करता है, हमारे यहाँ से खरीदता है, अपने यहाँ उस सामान को तैयार करता है, और फिर उसको हमारे यहाँ से बेच लेता है। आयात किया, फिर निर्यात किया, नहीं किया, और उसी बीच में वो लाभ कमाता है। जैसे भारत भी वही करता है। भारत दूसरे देश से सोना चांदी खरीदता है, अपने पास ना टेक्निकल बहुत अच्छा है कारीगर, वो क्या करता है, अच्छा आभूषण बनाता है, और फिर इस आभूषण को दूसरे हाथों बेच देते हैं, उसी देश के हाथ से बेच देते हैं हम लोग, फिर दूसरे हाथ के भी बेचते हैं। आयात हम लोग करते हैं निर्यात के लिए भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जोन देश के पास आयात, मान लीजिए जो खरीदना, आयात कम है और निर्यात ज्यादा है, तो वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा। यानी खरीदिएगा कम और बेचिएगा ज्यादा, तबे ना मजबूत होएगा जी। आप खरीदे कीजिएगा ज्यादा और बेचिएगा कम, तो घाटा लगेगा आपको, नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में देश मजबूत होगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग निर्यात, अब हमारी देश जो है ना निर्यात की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, कह रहे हैं कि ना हम लोगों को बढ़ाना चाहिए निर्यात। और मेक इन इंडिया नाम से एक मोदी जी चलाए हैं योजना, मेक इन इंडिया, यानी भारत में अब सामान बनेगी, इसके लिए सरकार मदद भी कर रही है।
हम लोग, अब आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, सरकार ने उस क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रही है, सब लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है कि आप उद्योग चलाइए, खोलिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, काम करिए, मेक इन इंडिया बनाइए और भेजिए ना। अब जबरदस्ती बैंक लोन दे देती है, आप जाइए पूछने के लिए तुरंत लोन दे देगी, आपकी सिविल आपकी सब कुछ अच्छा है ना बैंक अकाउंटर, तो वो तुरंत लोन दे देगी आपको। हाँ, काम आपका देखेगी और दे देगी लोन। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया नाम से एक चली है, जिसके कारण अब धीरे धीरे जो है ना, हम लोग इसकी ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम करेंगे। अब आगे चलते हैं। व्यापार के कुछ पतन है, ध्यान रखिएगा, जो हम लोग व्यापार करते हैं, पूछता है ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर, भारत के पश्चिमी तट के कौन कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट के, तो याद रखिएगा कांडला, मुंबई, मारमागाओ, न्यू मंगलूर, कोच्चिन पतन, ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं जो हमारे मतलब पश्चिमी घाट में है, यानी पश्चिमी सिरे पर। और मुंबई सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पतन मुंबई। इसके अलावा कौन कौन पतन, तो याद रखिएगा, पूछेगा वहां पर सब्जेक्टिव में पूछता है, पूछेगा पूर्वी और पश्चिमी घाट के कुछ पतनों के नाम लिखिए। पतन माने वही बंदरगाह जहां पानी की जहाज हैं, तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट में कौन कौन, कांडला, मुंबई, मारमागाओ, न्यू मंगलूर, कोच्चिन, ठीक है। और पूर्वी घाट के बंदरगाह में याद रखिएगा, तब पूर्वी तट पर बंदरगाह है तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता, ये हमारे पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं जहां से हम लोग पानी की जहाज से यात्रा करते हैं। हो गया क्लियर? अब चले, परिवहन संचार व्यापार का महत्व हमारा बहुत ज्यादा है, यानी हमारे जीवन में ना परिवहन का, संचार का, व्यापार का क्या क्या महत्व है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले परिवहन का महत्व पढ़ेंगे, फिर संचार का पढ़ेंगे, और फिर हम लोग व्यापार का पढ़ेंगे। अब देखिए परिवहन हम लोग क्यों, परिवहन क्यों करते हैं, इतना सड़क क्यों बनाया, इतनी रेलें हमने क्यों चलाई, देख रहा है ना कितने लोग मर जा रहे हैं परिवहन में, फिर हमको क्या जरूरत पड़ी, कितना बढ़िया तो लोग पैदल जाते थे लोग ना, सुरक्षित साधन था। लेकिन ना, इससे काम हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, देश हम लोग दुनिया के श्रेणी में हम लोग नहीं खड़े पाएंगे। क्या, अभी भी बहुत आदमी को देखिएगा मोबाइल नहीं रखे हुए हैं, हमारे यहाँ बड़ा ही काम करता है, मोबाइल लेके नहीं आता, कहता हमको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग बोले भाई यार, मोबाइल हमको 1 घंटा अगर हमने यहाँ से चले जाए तो चुगर हो जाते हैं हम, लगता है हमारा माई बाप वही है, नहीं ना होता है। अच्छा कहीं पर देखिए, आप कहीं पर बैठे हुए हैं, कोई रहे चाहे नहीं रहे, आइए वो मोबाइल आपके पास रहे, नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया हमारा साथे है, आराम से देखते रहिए, देखते रहिए। आपके संगी साथी बात करने वाले नहीं है, मोबाइल में पैसा नहीं, नेट रहना चाहिए खाली, पते नहीं चलेगा, पते नहीं चलेगा, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे बढ़िया नहीं साधन है। चलिए, लेकिन हम लोग दुनिया की श्रेणी में बराबर करना चाहते हैं, दुनिया के बराबर करना चाहते हैं, तब वो अरे दुनिया के हिसाब से चलना ना होगा, तभी ना होगा। वो विकास कर रहा है, अमेरिका वाला विकास कर दिया, ऐसा ऐसा ट्रेन निकाल दिया कि मकान के घरे में आग घुसा दिया है, देखे ना जापान वाला सबको, तब भाई ऐसा नहीं देखा है, अरे देखे ना बताता है मोबाइल में, उल्टा 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 ट्रेन लटकल है, एगो ऊपर में जा रहा है, एगो तौर में जा रहा है, माई ये माई कौन टेक्निकल ले आया, ये सब खतरनाक सर्कस वाला खेला कर दिया ना। चलिए जो भी है, लेकिन हमको बराबरी करना है। आइए चलिए, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन व्यवस्था से क्या होती है, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, माने देश को आमदनी हो गई इससे। अच्छा, राष्ट्रीय एकता में योगदान, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे से तीसरे जगह आएगा, तो लोगों की एकता बनती है कि नहीं बनती है। बिहार वाले लोग जाते हैं दूसरे जगह, दूसरे वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोगों के बीच में एकता बनती है कि नहीं बनती है। चलिए ऐसे देखिए, ये आप लोग थे उधर टोले में, नहीं आप लोगों को वहां से नहीं निकलना है, ये लोग इधर टोले में, एकता हो पाती नहीं। बर्थडे होता मान लीजिए हमारे सोनाली को, तो सदिया जा पाती, क्या है कि नहीं, जा नहीं पाती। अन्नू तो साफे नहीं जाती, उसको पता नहीं चलता कि सोनाली कौन है, खा के जो चलती है मेढक की तरह लमोड़ के ऐसे करके, हाँ इतना खा लेती है कि लमोड़ के चलती है सड़क में। भाई बताइए, भोजवार भी सब क्या बुझते पता नहीं। हाँ, उस दिन रात में सब आगे चल गया, पीछे से वो लमड़ते जा रहा, हम कहे भाई कौन पीछे से जा रहा है भाई, अच्छा हम समझ गए कि वो खाली होगी, ज्यादा से चलाई नहीं हो रहा है। चलिए इसके अलावा सुनेंगे, परिवहन से रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, परिवहन से क्या बढ़ता है भाई मेरे, रोजगार का, और समय की बचत देते हैं, ध्यान देंगे, इससे समय की क्या होती है बचत, परिवहन से क्या होती है। अच्छा पहले लोग जाते होंगे, मान लीजिए तो पैदल जाते होंगे तो कितना समय लगता होगा क्या, जैसे हमारे बगल में एक थे, एक एक बूढ़े थे, उनका नाम था जनक राय जी, वो सबसे एजेड थे, 110 वर्ष में मरे हैं, तो उन्हें खिस्सा उस्सा कहानी कहते थे,
कभी कभी नहीं होता था, बैठ जाते थे, खिस्सा कहानी कहते थे कि हम लोग ना वो माथे पर सिर पर जूट नहीं होता, जूट पटुआ जिसको कहते थे, यहाँ ज्यादा होता था, दल सिंह में बिकता था, तो जूट यहाँ पर 3 4 5 आदमी जो भी थे वो अपना गठरी उठा लेते थे, जूट बोझा बड़ा बड़ा, और लेकर के चल देते थे पैदल दल सिंह सराय, और रास्ते में कहीं एक दो जगह रखते थे अपना, फिर वहां से चल देते थे, वहां बेचते थे, फिर वहां से पैदल एक शायद 3 पैसा 4 पैसा देता था हमको, 3 पैसा 4 पैसा उस जमाने में, और वो गठरी लेकर के आते थे घर, नहीं आते थे मतलब पैसा। तो इस तरह से समय, अब क्या हो गया, अब तो गाड़ियां हो गई तेज तेज वाला, कहीं जाना कहीं आना फटाक से जाते हैं। परिवहन का समझ गया ना क्या महत्व है, तो देश की राष्ट्रीय मतलब आमदनी में, देश की राष्ट्रीय एकता में, इसके अलावा रोजगार के अवसर बढ़ाती है, समय की बचत करती है। अब चलिए संचार का, संचार का क्या महत्व है सुनिएगा, समाचार का ज्ञान, अच्छा कोई सूचना उचना बढ़ रहा है तो किससे जान जाते हैं हम लोग, संचार से। अभी मान लीजिए नोटबंदी हुई रात में 8 बजे में मोदी जी ऐलान कर दिए कि 500 हजारी बंद, रात में बताए, बहुत आदमी न्यूज सुन रहा था, हो गया रात ही रात सब जान गया कि अब हजारी या 2,500 ना चलेगा। जानते हैं क्या हुआ सो, एक बगल में हमारे चचेरा भाई थे, उनको हम 50,000 दिए हुए थे, भोरुए में जो है ना वो अपना बेटा को कहते हैं, चुनो राकेश के तो ना आई जल्दी से ना, उन्हें जाने होते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो आया तो हम मालूम हो गया हमको, नहीं कहता है कोई दूसरा आदमी, हम कहले नहीं बुआ नहीं ले पैसा नहीं चले, हाँ तो जाके कहा हो उनका तो मालूम हो गया पैसा नहीं चले लेकिन वहाँ देखिए तब जो है वो आए अपने बुरा बुरा मतलब बड़े भाई जी थे, वो आए दिल्ली रहे है ना, हम कहले दिल्ली 4 महीना पहले ना, अब बंद हो गए तब लल होनी, घर में धर अपने, हम तो जानिए रहते चलबे करेगा नहीं, तो हम लोग ऐसे करके, और संजोग से क्या होता है ना कि हम लोग मतलब बैंक वाले से संपर्क कर लिए, हमारा एक बैंक था वहाँ पर, मतलब कर्मचारी उस समय थे, बड़ा लायक आदमी थे, जात के सिंह जी थे लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत मानते थे हमको, बस हम खड़े हो जाते थे ना तो 30,000 रुपया बिना कहले सुने हमको दे देते, एक खाते से, बड़ा मजा आया उनसे काम करने में। उस टाइम ना हम 70-80 हज़ार रुपया कमाए थे खाली अदला बदली में पैसा का, 500 का 400, 1000 का 900, गर्दा छुड़ा देते, 30,000 लाते थे, रोज 30,000 देते थे, और उसी में तो मार दिए 10-15 दिन में 80-70 हज़ार हो गया। हाँ देखिए मोदी जी का जो भी योजना लगा है ना, हमको बहुत फायदा हुआ है उसमें, 2 योजना में, खास करके वो ई जो होगा नोटबंदी वाला में, नोट सॉरी ये लॉकडाउन वाला में, लॉकडाउन वाला में तो और फायदा हुआ, उसी टाइम में हम कंप्यूटर खरीदे किए थे, बैंकिंग शुरू हुआ था हमारा फरवरी में, 10 फरवरी को हम लोग बैंकिंग शुरू किए थे, मार्च की अप्रैल में लग गया लॉकडाउन हो गया, मोदी जी दिए पैसा उसको 500-500, कोनो कोनो खाता में 5,000 दे देते थे, 3,000, बुढ़ी सब आता बउआ कितना, देखते थे 5,000, उसमें है 500, कितना बुआ 500 है, 500 निकाल के 500 उनको देते थे, 5,000 हमारा दे। हंसने की बात नहीं है, बेईमानी वाली बात नहीं है, बात ईमानदारी की है, तो हम लोग ने उस समय 1.5 लाख, चलिए बाजी, तो उसमें 1.5 लाख रुपया कमाए, कंप्यूटर लैपटॉप आर का सबका पैसा जो है ना वही 2 महीना में हो गया। देखिए इसको कहते हैं लक, भाई मेरा भाग्य है तो उसको कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। और नोटबंदी जानते हो, सुनिए, और नोटबंदी हुआ था ना, जानते हो 20,000 एक आदमी को हम दिए हुए थे, और 40,000 हमको उसी दिन दिया था, मतलब रात में मतलब 4 गो 100-100 का गड्डी दिया था, हम लेके आए, उसके बाद कुछ और अपने घर में था, और रात में लग गया लॉकडाउन, तो 40,000 जो दिया नमरी वाला, वो तो 50,000 होना गया, रात रात हो गया वो, काहे लगी कि भाई वो नोटबंदी हुआ तो 500 आया, 400, 500 आया, 400, 450, लोग में दहशत फैल गया कि अब चलेगा कि नहीं चलेगा। राकेश सर जी तो माला दिमाग लगा दिए, तुरंत फोन दौड़ा दिए बैंक में, हाँ लाइए ना जितना लाना है, एक खाते पर पैसा नहीं हटाता, 3-4 खाता पर हम लोग, हम अपने अपने मम्मी पर, साल पर, एक बाद वो साला थे उनके खाता पर, उसके बाद पत्नी के खाता पर, एगो हमारे यहाँ विवाह थी उसके खाता पर, सब पर डाल दिए धराधर पैसा, ताकि एगो पर सरकार ढूंढेंगी ना कहाँ से लाया पैसा, एगो पर रहने देंगे काहे ला, सब पर ना डाल देंगे पैसा। हाँ चलिए समाचार का ज्ञान, अरे तो पैसा देता था ना 2,000 बदला बदली में, तो धिया पुता जैसे आप लोग पढ़ते हैं, सारण में जाता था, फोन करते रहे कहाँ चाहिए, कहाँ है लड़कियों को कहाँ चाहिए, तो फलना जगह आ जाओ बैंक पर, सब जैसे आप लोगों से लगाव है, बुला लेते थे बैंक पर, खड़ा कर देते, आधार कार्ड लेकर के खड़ा रहो, लाइन में खड़ा हुआ, 2,000 रुपया बदला बदल करके दे देता था तत्काल में, ऐसे कर वही काम करते थे। हमारा सब धिया पुता से जैसे आप लोग हैं सारण में पढ़ता है। चलिए चलिए देखिए समाचार का ज्ञान हमको किससे मिल जाएगा, संचार से, कि रात में घोषणा हुआ और सवेरे में सबको मालूम,
आर्थिक विकास, देखिए समाचार से आर्थिक विकास होता है भाई, संचार की सुविधा से आर्थिक। अच्छा देखिए, अभी मोबाइल वाला सुविधा से 10 आदमी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, बैंकिंग वाला से 10 आदमी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा गांव में, तो संचार से आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ। आज जैसे हम बताए वो दिन कहानी कि दवा हम लोग बैठले बैठले मंगवा लेते हैं। चलिए, मनोरंजन और ज्ञान का विकास, इससे मनोरंजन भी बढ़ा है और ज्ञान भी बढ़ा है, और साथ साथ विश्व बंधुता की भावना भी बढ़ी है। संचार से ना हम लोग एक दूसरे से संपर्क साधते रहते हैं, दोस्त कहीं रहेगा 15 ही दिन 10 ही दिन पर जो है फोन उन करते रहते हैं, इससे नहीं होता है, संपर्क सत्य रहता है कि नहीं रहता है। आज जैसे कि हमारी मौसी रहती है दिल्ली में, हमारे मौसी के यहाँ गया हुआ हमको लगभग हो गया होगा तब 30 वर्ष हो गया मौसी के घर पर गया हुआ, जी 30 वर्ष उनके घर पर गया हुआ, इतने दिनों से उनके घर पर हम नहीं गए हैं। अब मौसी का बेटा हमारे घर पर भी नहीं आया है, लगभग उनका भी आया हो गया होगा कम से कम 25 वर्ष। अब समझिए, लेकिन अभी भी हम लोग बातचीत करते हैं फोन से, फोन से 10 दिन 15 दिन पर बातचीत होते रहता है, संपर्क नहीं हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, सुनिएगा, व्यापार का महत्व है। देखिए बुआ जी, व्यापार का क्या महत्व है, वस्तु सेवा का विनिमय। व्यापार से क्या होता है, वस्तु सेवा का विनिमय होता है, माने जो हमारे पास सामान है वो हम आपको खरीद के दे देते हैं, आपसे खरीद लेते हैं, नहीं तो वस्तु विनिमय हुआ, यानी सामान का खरीद बिक्री, किसमें, व्यापार में। अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी, देश की अर्थव्यवस्था किससे, व्यापार से बढ़ती है। इस संचार परिवहन से कम, व्यापार से ज्यादा, ठीक है, तो व्यापार हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके अलावे रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, इसके अलावा क्या बढ़ता है, व्यापार से रोजगार के अवसर और बहुविध विकास और अन्य अन्य विकास भी होते हैं। अच्छा, उम्मीद है समझ में आएगा। हाँ, बीच बीच में कुछ कहानी सुना देते हैं ऐसे मनोरंजन के लिए, आप लोग उसको दिल में मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।